बैठे। कौशल, आपने 10th किया है दयानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कहाँ पर है? ये टोपरिया हनुमानगढ़ में सर। अच्छा, इसके बाद में बीएससी आपने किया है हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जी सर। इसके बाद में एमएससी आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। जी सर। और इसके बाद में आपका गेट आपने किया है। जी सर। और अभी आप क्या कर रहे हैं? सर अभी 2023 से मैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। अच्छा, आपने एमएससी में स्पेशल पेपर्स क्या पढ़े हैं आपने? सॉलिड स्टेट फिजिक्स स्पेशलाइजेशन। ये आपके इलेक्टिव पेपर भी चलते हैं क्या वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में? जी सर। क्या इलेक्टिव पेपर चूज किया आपने? एस्ट्रोफिजिक्स था सर मेरे पास। एस्ट्रोफिजिक्स था। एस्ट्रोफिजिक्स में कुछ बता सकते हो? सर अभी रिसेंट 3 साल से मैं टच में नहीं हूँ इस सब्जेक्ट के। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना एस्ट्रोफिजिक्स पूछा नहीं जाता था। सर एक चंद्रशेखर लिमिट होती है। जी सर। क्या होती है बता सकते हैं? सर वो एक मास की लिमिट है कि उस मास से ज़्यादा होगा तो ब्लैक होल बन जाएगा, वरना उस मास से कम होगा तो वो शायद वाइट ड्वार्फ ऐसे करके, कम्प्लीटली मुझे याद नहीं है सर। मतलब जो मास ऑप्शन है उससे रिलेट करके एक मास की लिमिट दी जाती है कि कब वो किस फेज में जाएगा। अच्छा, ग्रेविटेशनल वेव क्या होती है? सर जैसे कोई भी फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग फोर्स, तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंटरेक्ट करता है फील्ड से, वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसके लिए बोला जाता है कि वो ग्रेविटॉन के थ्रू इंटरेक्ट करता है। उससे रिलेटेड जो वेव्स होती है वो ग्रेविटेशनल वेव्स होती है। ये आजकल कुछ मेजरमेंट का उस पर कई एक्सपेरिमेंट हुए हैं, है ना? कौन सा बोलते हो आप उसको? सर उसकी फुल फॉर्म मैं भूल रहा हूँ, LIGO करके एक। लीगो करके ऐसे जी कुछ सर। है। जी सर। भारत के संदर्भ में लिगो के बारे में क्या बताएंगे आप? सर भारत में उसकी एक ऑब्जर्वेटरी है, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद कि वो कहाँ पर है है। जी सर। या होने वाली है, इनमें अंतर है? ये नहीं पता। ग्रेविटेशनल वेव्स को थ्योरेटिकली किसने प्रेडिक्ट किया था? मैम आइंस्टीन आई थिंक। इन चीज़ों के बारे में श्योर नहीं, मैं बस डेप्थ में नहीं पढ़ा। अच्छा, ये जीटीआर पे बेस्ट है या एसटीआर पे बेस्ट है ग्रेविटेशनल वेव्स? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे। एसटीआर के पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? उसका पहला पोस्टुलेट तो ये है कि स्पीड, जो कोई भी लॉज ऑफ फिजिक्स है वो सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम रहेंगे। और दूसरा है कि स्पीड ऑफ लाइट है वो सेम रहती है सभी, मतलब कोई भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब उसके रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू सेम रहेगी यूनिवर्सल कांस्टेंट के रूप में। अच्छा, आप ऐसा कभी कंडीशंस फिजिक्स में पढ़े हैं कि मटेरियलिस्टिक पार्टिकल्स की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाए? जो एक फेज वेलोसिटी होती है उसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है कि फेज फेज वेलोसिटी होती है वो इसके अलावा कोई ऐसा पर्टिकुलर मीडियम या ऐसा कोई एग्जांपल? सेरेनकोव रेडिएशन में मीडियम के अंदर ज़्यादा हो जाती है, वैक्यूम में नहीं होती। सेरेनकोव रेडिएशंस क्या होती हैं? अगर कोई चार्ज पार्टिकल वो मूव कर रहा है किसी मीडियम में और उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट c/n होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर जो चार्ज पार्टिकल है उस स्पीड ऑफ लाइट से c/n से ज़्यादा मूव कर रहा है तब वो जो रेडिएशन एमिट करता है वो चेरेनकोव रेडिएशन होती है। कहाँ दिखाई देती हैं ऐसी सेरेनकोव रेडिएशंस प्रैक्टिकली? नो सर, इसका आइडिया नहीं। रिएक्टर फिजिक्स के बारे में या रिएक्टर्स के बारे में पढ़ा है? नहीं सर। नहीं। उसमें क्या फ्यूल वगैरह स्पेंड करने के बाद क्या करते हैं उनको? सर इस फील्ड में मैंने पढ़ा नहीं है। अच्छा, आप क्या तैयार करके आए हैं आज? सर क्वांटम मैकेनिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में जो इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स होती है वो क्या होती है? श्रोडिंगर इक्वेशन सर। नहीं, श्रोडिंगर इक्वेशन के अलावा श्रोडिंगर इक्वेशन, अच्छा श्रोडिंगर इक्वेशन की लिमिटेशंस क्या है या सब जगह लगती है?
नहीं सर, रिलेटिविस्टिक केस में ये नहीं लगती। फिर रिलेटिविस्टिक केस में हम क्या करते हैं? डिराक इक्वेशन। यूज लेते हैं। जी सर। डिराक इक्वेशन लिख सकते हैं आप? जी सर। देखिए, डिराक इक्वेशन किस किस के लिए लगती है, या डिराक इक्वेशन की भी कोई लिमिटेशन है? सर जितना मैं याद कर पा रहा हूँ शायद स्पिन हाफ पार्टिकल्स के लिए। फर्मियंस के लिए? जी सर। अच्छा। अच्छा, ये आप ऐसा जो नॉन रिलेटिविस्टिक केस बता रहे हैं, जी सर। क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसे कोई नॉन रिलेटिविस्टिक केस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के लिए, या सारे मतलब जो है रिलेटिविस्टिक केस होते हैं? सर नॉन रिलेटिविस्टिक केस जैसे क्वांटम मैकेनिक्स को हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में देखें, क्रोनिग पेनी मॉडल एग्जांपल लें, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो नॉन रिलेटिविस्टिक केस ही है। बस इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड घूमता रहता है, जी सर। उसकी स्पीड लगभग किस ऑर्डर की होती है? सर हाइड्रोजन में फर्स्ट ऑर्बिट में देखें तो अल्फा इंटू सी होती है, जहाँ पे अल्फा 1 डिवाइड बाई ऑर्डर बताओ, लगभग 10 की पावर में 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 5 6 है ना, मैं याद कर पा रहा 5 6 8 के सामने। हूँ। जी सर। डायनेमिक्स की इक्वेशन बताओ, देखें क्वांटम मैकेनिक्स में जो इवोल्यूशन प्रक्रिया होती है उसमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू की डायनेमिक्स कैसे आते हैं निकल कर? जी सर, हाइजेनबर्ग इक्वेशन देते हैं हम, लिख दो। अगर कोई ऑब्जर्वेबल ए है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू डी ए बाई डी टी 1 डिवाइड बाई आयोटा एच बार कम्यूटेटर ब्रैकेट ए का एच के साथ प्लस डेल ए बाई डेल टी। अच्छा, यहाँ से कांस्टेंट ऑफ मोशन डिफाइन करते हैं, जी सर। और वहीं से कंजर्वेशन लॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस करते हैं। जी सर। कैसे करते हैं कांस्टेंट ऑफ मोशन को डिफाइन? सर इसके अकॉर्डिंग अगर कोई वेरिएबल ए है उसका कम्यूटेटर ब्रैकेट हैमिल्टोनियन के साथ 0 है और वो एक्सप्लिसिटली टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है तो वो क्या समझते हैं आप इसको एक्सप्लिसिटली टाइम डिपेंडेंस नहीं होने से? व्हाट एक्चुअली डू यू मीन? सर वो डायरेक्टली मतलब अगर हम उसकी इक्वेशन लिखें तो उसके अंदर टाइम नहीं आना चाहिए। तो फिर कहाँ आना चाहिए? सर इनडायरेक्टली तो टाइम पे डिपेंड करता ही है। ऐसा कोई छोटे से इक्वेशन लिख के बता सकते हो जो एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिट फंक्शंस हो? कोई भी फंक्शंस का, जरूरी नहीं किसी के लिए, कोई और फंक्शंस जो है वो बता सर सकते हो? लेट्स सपोज कोई एक पार्टिकल है जो बलून एयर बलून पे है और हम एयर बलून में हवा फूंक रहे हैं तो उसकी जो बाउंड्रीज है वो टाइम के साथ बढ़ रही है, तो उसकी जो रेडियस होगी आर, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है मतलब फूल रहा है मतलब आर इज इक्वल टू आर नॉट प्लस वी नॉट इंटू टी है, तो वहाँ पर एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस है। पैरामेट्रिक इक्वेशंस हिंदी में बोलते हैं प्राचलिक समीकरण, जी ये सर। पढ़िए? सर अभी रिसेंट में नहीं पढ़ी। ठीक। अल्फा पार्टिकल के एमिशन को क्वांटम मैकेनिकली कैसे एक्सप्लेन करते हो? टनलिंग थ्योरी के थ्रू। थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। सर उसमें से बोला जाता है कि अल्फा पार्टिकल है उसकी जो एनर्जी है वो 4 to 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो जिस पोटेंशियल में वो न्यूक्लियस में कोई अल्फा पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है जी तो न्यूक्लियस के बाहर कैसे आता है, थोड़ा सा उसको समझो। सर जब हम उसकी श्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व करते हैं तब उसके बाहर भी मतलब जो फर्मी ऑर्डर होता है न्यूक्लियर फोर्स वहाँ पर न्यूक्लियर पोटेंशियल वर्क कर रहा है, उसके बाहर कूलम्बिक बैरियर है। जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो जो न्यूक्लियर फोर्स वाला जो रीजन है उसके बाहर भी उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वहाँ से हमें क्योंकि सॉल्यूशन वेव फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो प्रोबेबिलिटी होगी, उसी से हम समझा पाते हैं कि उसकी नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी होती है क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में, वो बताती है कि टनल कर सकता है पार्टिकल। तो जो पोटेंशियल की शेप है उस पर कुछ डिपेंड करता है क्या? टनलिंग इफेक्ट है वो पोटेंशियल की शेप पे कैसे डिपेंड करता पर एक स्ट्रेंथ बैरियर होता है, मतलब जो टनल करने की प्रोबेबिलिटी होती है वो कितना उसकी डेप्थ है और विड्थ है उस पर डिपेंड करता है। ई टू द पावर -2 KL उसकी प्रोबेबिलिटी होती है टनल करने की। फ्यूजन और फिजन में क्या डिफरेंस होता है? मैम फ्यूजन में तो जो बड़े न्यूक्लियाई है, जो इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व से हम इसको समझा सकते हैं कि जो मास नंबर 30 to 170 के बीच में होते हैं वो मोस्ट स्टेबल पार्टिकल होते हैं, जिनका 170 से ज़्यादा है वहाँ पर सेचुरेशन के थ्रू उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो जाती है, तो अगर वो छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाए और 30 to 170 में आ जाए तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, मतलब 170 से ज़्यादा वाले फ्यूजन करके स्टेबल हो जाते हैं, और जो बिल्कुल 30 से छोटे वाले जो न्यूक्लियाई है वो फ्यूजन करके उस स्टेबल रेंज में आ जाते हैं। फिजन पे आधारित रिएक्टर्स हमारे पास है, कोई एक रिएक्टर का नाम बता सकते हो?
न्यूक्लियर एनर्जी काम में लेते हैं हम लोग इंडिया में। जी मैम। कोई एक ऐसे रिएक्टर का नाम बताओ जो फ्यूजन पे आधारित। मैम एग्जैक्टली तो नहीं याद, पर यूरेनियम रिएक्टर शायद बीआरसी में है। क्या नाम है उसका? चलिए ठीक है। फ्यूजन पे आधारित रिएक्टर्स भी पॉसिबल है क्या? मैम अभी तक आई थिंक, क्योंकि वहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए, तो हाई टेम्परेचर तो हम क्रिएट कर सकते हैं लेजर वगैरह से, कर सकते हैं। मैम टेम्परेचर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो जो मैटर होगा हाँ। उसको वहाँ पर स्टेबल कर पाना मुश्किल हो जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी उस मटेरियल को किसी के अंदर तो रखना पड़ेगा, लेकिन जो टेम्परेचर होता है उस पर कोई भी मटेरियल पिघल जाता है। जैसे हम हवा में मैग्नेटिक फील्ड वगैरह लगा के रख पाते हैं, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रख पाते हैं। तो फिर क्या पॉसिबल इसको कुछ, ये जो आप कह रहे हो कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर्स पे मैटर जो है वो प्लाज्मा में चला जाता है, फिर प्लाज्मा किसी भी बर्तन को भेद कर बाहर निकल जाता है, तो हम उसको कन्फाइन नहीं कर पाएंगे। जी इसका कुछ नाम है प्रॉपर, फ्यूजन में क्या बोलते हैं इसको? एक टर्म यहाँ पे यूज किया जाता है, कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा से रिलेटेड। नहीं मैम, इससे आइडिया नहीं। ठीक है। आपने भारत फास्ट ब्रीडर रिएक्टर नाम सुना है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अच्छा, भारत में जो रिएक्टर्स हैं उनका ऑपरेशन कौन करता है? आई थिंक बीएआरसी सर, जितना मेरा नॉलेज है वही इंस्टीट्यूट मेरे एंड यू दिमाग मे में थिंक है। रॉन्ग। जी सर। NPCIL, जी सर, Nuclear सॉरी Power सर। Corporation of India Limited. That is a autonomous PSU under the DAE, Department of Atomic Energy. These are very minute difference. BRC भी DAE का जो है संगठन है, और NPCIL डायरेक्ट जो है DAE के अंडर में। अभी कौन है अपने भारत में जो ऊर्जा मंत्रालय या ये DAE वगैरह के कौन देख रहा है? मंत्री कौन है इनके? सर नहीं, आइडिया नहीं सर। अच्छा, आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं, जी सर। तो आपका फर्स्ट जो प्रमोशन होता है वो कब होता है? सर आई थिंक 4 साल के बाद है सर। कोई शर्त है उसके साथ, या सभी का 4 साल के बाद कर देते हैं? नहीं सर, आई थिंक पीएचडी होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 1970 के अराउंड किया था मैंने, पोखरण में। एग्जैक्ट डेट नहीं आता। अच्छा, क्वांटम मैकेनिक्स में और आप सीजे कोफिशिएंट्स वगैरह फाइंड आउट करना, या सीजे कोफिशिएंट्स के बारे में सुन चुके हैं, सुने हैं कुछ? जी सर, क्लेन गॉर्डन कोफिशिएंट। क्लेब्स गॉर्डन हाँ, क्लेब्स गॉर्डन सर। क्या होते हैं? जब हम एंगुलर मोमेंटम का एडिशन करते हैं तब हमारे पास 2 सेट ऑफ कम्यूटिंग ऑपरेटर्स आते हैं। उनको रिलेट करने के लिए जो कोफिशिएंट होते हैं वो क्लेब्स गॉर्डन कोफिशिएंट होते हैं सर। अच्छा अच्छा, यदि फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए आपको कि भाई एक हाफ हाफ जो है वो इलेक्ट्रॉन का, मतलब मान लीजिए कि आप एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ करता है, तो कैसे कैसे निकालते हैं? जो 2 सेट ऑफ कम्यूटिंग ऑपरेटर्स होंगे उनमें एक सेट होगा जे, जो टोटल जे आएगा जे स्क्वेयर, जे जेड, जे वन और जे टू। दूसरा सेट होगा जे वन स्क्वेयर, जे वन जेड, जे टू स्क्वेयर, जे टू जेड। तो वहाँ से कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज टोटल जे की बन रही है वहाँ से निकाल सकते हैं सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए कि एक जनरलाइज्ड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है, जी सर। वो क्या होता है? सर अगर कोई भी दो, लिखिए, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखिए। सर ए और बी दो ऑब्जर्वेबल्स हैं, उनकी जो अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, और इनका जो कम्यूटेटर ब्रैकेट होता है ए कॉमा बी, ये होता है सर। अच्छा, दिखाइए मेरे को। अच्छा, ये डेल्टा ए क्या बताता है आपको? सर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है ये, जो ए की एवरेज वैल्यू है उससे कितना डेविएट हो रहा है। अच्छा, और ये ए बी क्या बता रहा है आपने जो ब्रैकेट में लिखा है? तो ये इसका कम्यूटेटर ब्रैकेट है दो क्वांटिटीज का। क्लासिकल मैकेनिक्स में इस कम्यूटेटर ब्रैकेट के करस्पॉन्डिंग क्या क्वांटिटी आती है? सर पॉइसन ब्रैकेट। पॉइजन ब्रैकेट और ये कम्यूटेटर जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है? जी सर, जो पॉइसन ब्रैकेट होता है वो उसका एक लिमिटिंग केस बोल सकते हैं, मतलब कम्यूटेटर ब्रैकेट का क्लासिकल मैकेनिक्स में पॉइसन ब्रैकेट होता है।
अच्छा, ये जो एच आपने काम में लिया है, एच, ठीक जी है, सर। ये क्या बताता है आपको? सर ये एक तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स में फंडामेंटल कांस्टेंट है कि कब क्वांटम मैकेनिक्स वैलिड होती है, और इसके जो डायमेंशन है वो 10⁻⁻34 वैलिड होती है या चेंज हो जाती है? जी सर, कब क्लासिकल मैकेनिक्स रिजल्ट की जगह में क्वांटम मैकेनिक्स रिजल्ट लाने हैं। कौन ज्यादा जनरलाइज्ड है? क्वांटम मैकेनिक्स सर। ज्यादा जनरलाइज्ड। जी सर। अच्छा, एच का मान यदि हम 0 की तरफ ले जाएंगे, या जी। अभी जो है उससे बहुत छोटा होता, जी सर। या अभी जो है उससे बहुत बड़ा होता, तो आप इन चीजों को कैसे दृष्टिगोचर करते? सर अगर ये बहुत छोटा होता, इसका मतलब है कि क्वांटम मैकेनिक्स और ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होती, वो ऑब्जर्वेबल नहीं होती। बहुत ज़्यादा बड़ा होता तो वो रियल लाइफ में भी ऑब्जर्वेबल होती। आप पर क्वांटम मैकेनिक्स लग रही है या नहीं लग रही है? सर लग रही है लेकिन ऑब्जर्वेबल नहीं है। ऑब्जर्वेबल नहीं। अच्छा, कब हो सकती है ऑब्जर्वेबल? सर जैसे इलेक्ट्रॉन्स, अगर मेरा मास बहुत कम होता, तो जैसे इलेक्ट्रॉन का मास होता है नहीं, उसे। आपका मास तो कम नहीं हो सकता। जी सर। तो जैसे डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है उससे एसोसिएटेड, अगर मास बहुत छोटा है। आप एक्सपेक्ट करते हैं फ्यूचर में कभी ऑब्जर्वेबल हो जाएगा आपके ऊपर क्वांटम मैकेनिक्स? एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आई डोंट थिंक सो। अगर Because the 200 or 400 years before, the scientists really do not think about this कि कभी मतलब माइक्रोस्कोपिक में भी क्वांटम मैकेनिक्स जैसा आ जाएगा। We were well happy with the Newtonian mechanics. आई थिंक जो एनर्जी डिफरेंस होता है और जो हमारी एनर्जी होती है वो इतनी बड़ी है कि उस डिफरेंस को मेजर नहीं कर पाती। अगर इतने मेजरमेंट कर पाते हैं हम कि जो हमारे में फ्लक्चुएशन जो भी आ रहे हैं वो हम ऑब्जर्व कर पाए। तो हो सकता है फ्यूचर में कर पाए। जी सर। पहले भी तो नहीं कर पा रहे थे एनर्जी लेवल्स का इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जी सर अगर शायद। एच का मान इतना बड़ा कर दिया जाए कि डेली लाइफ में क्वांटाइजेशन, ये जो क्वांटम मैकेनिक्स दिखने लग जाए, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा शायद चीज़। कैसे? जैसे टनलिंग हम अभी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में नहीं, देख डेली रहे हैं। लाइफ की बात करें, टनलिंग तो हमें दिखाई नहीं देती ना डेली लाइफ। हमारे पे और तुम्हारे पे क्या फर्क है? हमारी जिंदगी में क्या फर्क आ जाएगा? एच बड़ा कर दिया हमने और दिखने लग गई। कोई भी मजाकिया एग्जांपल। जैसे हम पोजीशन और मोमेंटम हमारी एक साथ नहीं बता पाएंगे साइमल्टेनियसली, और तो हाँ। सर मैं नहीं सोच पा रहा। कंगारू को उछलते हुए देखा है? जी सर। फिर वैसे अब भी उछलना पड़ता। हाँ, We cannot हमारी take मिनिमम the एनर्जी intermediate steps. सारे स्टेप्स तो नहीं ले पाते ना, फिर जी रेस्ट्रिक्शन अप्लाइड हो जाते डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स Exactly. होंगे हमारे। हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। ओके।